हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें आज हमारा टॉपिक है घातांक और घात। तो आज हम घातांक और घात के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, घातांक क्या होता है। घातांक किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है और जितनी बार गुणा किया जाता है तो उसे उस संख्या का घातांक कहते हैं। जैसे 2 है, 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब कितनी बार करा? 1 2 3 4 5। तो 2 का घातांक क्या हो गया? 2 का घातांक हो गया 5। ठीक है। तो हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अब 2 है, 2 की पावर 5 क्या होगी? 2 की पावर 5 होगी। अगर सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा। कैसे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 आएगा ना। अब या तो हम 32 लिख दें या 2 की पावर 5 लिख दें। अब बहुत सारे नंबर और भी बड़े होते हैं, जैसे 343 है, तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 3। ठीक है। अब है 729, 729 को क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 3। और छोटा करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? ये होता है 3 की पावर 6, हम इसको लिख सकते हैं। ओके। अब देखो, संक्षिप्त संकेतन 10 की पावर 4 गुणनफल 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 को व्यक्त करता है। यहाँ 10 आधार और 4 घातांक कहलाता है। 10 क्या कहलाता है? आधार। आधार मतलब बेस। क्या कहलाता है? आधार मतलब बेस। और घातांक, घातांक मतलब पावर। ये इसकी पावर कहलाती है। जैसे हम बोलते हैं, अब यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ लिखा है 5, तो हम बोलेंगे 10 रेज टू द पावर 5। ओके। यानी कि 10 की घात 4 को 10 के ऊपर घात 4 या केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। 10 की पावर 4 को 10,000 का घातांकीय रूप कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 की 10 में करेंगे 1000 और 1000 की 10 में करेंगे तो 10,000। ओके। अब देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट में देखो, 10 की घात के रूप में व्यक्त करना। अब कैसे व्यक्त करेंगे? हम इसी प्रकार 10,000 1000 को भी 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, 1000 है ना, तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 0 से देख के पता लगा लो। 1 2 3 3 0 है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 3। तो ध्यान दीजिए कि 1000 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 10 10 10 3 फैक्टर होंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। यहाँ पुनः 10 की पावर 3 संख्या 1000 का घातांकीय रूप है। क्या है? घातांकीय रूप है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 यहाँ दे रखा है, यानी कि 1 लाख। 1 लाख को कैसे लिखेंगे? कितनी जीरो है? 5 जीरो है ना, तो 5 बार 10 लिखेंगे। 10 10 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 10 की पावर 5 है। अर्थात 10 की पावर 5 संख्या 1 लाख का घातांकीय रूप है। अगर ये बोलते 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 का घातांकीय रूप क्या होता? अभी मैंने भी बताया आपको। तो वो हो जाता हमारा 10,000। क्या हो जाता? 10,000। ये हमारा 10 की पावर 4 का घातांकीय रूप को हम सॉल्व करना हो जाता। अब देखिए क्या है घातांक का आधार। आधार क्या होता है भाई? आधार होता है बेस। क्या होता है? बेस। ठीक है। किसी घात वाली संख्या में जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे घातांक का आधार कहा जाता है। किसी घात वाली संख्या में जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे घातांक का आधार कहा जाता है। उदाहरण 81 है। अगर 81 के हम फैक्टर करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो कैसे, 81 यहाँ लिखा है। अब फैक्टर करो, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। अब क्या है? 3 9 ज़ा 27, फिर क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, फिर क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3। तो कितनी बार 3 है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना 3, तो हम कहेंगे 3 रेज टू द पावर 4, यानी कि 3 बेस है, बेस में रेज टू द पावर कितनी है? 4 के रूप लिखा जा सकता है। यहाँ आधार 3 है और घातांक कितने हैं? घातांक यहाँ पर 4 हैं। ओके। अब देखो कुछ घातों के विशिष्ट नाम क्या है। कुछ घातों के विशिष्ट नाम देखो, 10 की पावर 2 है, तो 10 के ऊपर घात 2 है, तो इसे 10 का वर्ग भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? 10 का वर्ग। जब किसी की पावर 2 में होती है, 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो इसे हम वर्ग भी पढ़ सकते हैं और स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 10 का वर्ग। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया। अब सेकंड पॉइंट में अगर हम इसको देखें तो क्या है? 10 की पावर 3 है,
जो 10 के ऊपर घात 3 है तो इसे हम 10 का घन भी पढ़ा जा सकता है। घन जो है हमारा वो 3D एक तरीके से वो डायमेंशन हमें कर रहा है 3D। तो 3D में 3 चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए हम उसे बोल देते हैं 3 चीज़ों वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। तो 3 जिसकी पावर होती है उसे हम बोल देते हैं 10 की पावर 3 या 10 क्यूब। क्यूब भी आप इसे बोल सकते हो। क्या आप बता सकते हैं कि 5 की पावर 3 यानी कि 5 के घन का क्या अर्थ है? कुछ बहुत ईजी है 5 की पावर 3 का, ये यहाँ आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 125 ये है। अतः हम कह सकते हैं कि 125 संख्या 5 की तीसरी घात है। कह सकते हैं ना? कैसे? ये रहा ना 5 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो हम कह सकते हैं ये इसकी तीसरी घात है। अब देखिए सम और विषम घातें। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या होती हैं, एक तो सम संख्या होती हैं वैसे नॉर्मली अगर हम सम संख्या की बात करें तो जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है, बेसिकली जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, क्या कह सकते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्याएं हैं। एंड विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या आप कह सकते हैं जो सम नहीं है वो विषम है, और बाकी देख लो आप 1, 3, 5, 7, 9 जिन भी संख्या के लास्ट में आ रहा है वो है विषम संख्याएं। और हम ये कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ओके। किसी घातांक संख्या में आधार संख्या अगर धनात्मक है, क्या है आधार संख्या? अगर धनात्मक है तो घात के सम और विषम होने से संख्यात्मक मान के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं होता अगर वो धनात्मक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर 5 है, 5 हमारा प्लस का है, तो अगर पावर 2 है तो भी आंसर 25 ही आना है, प्लस में ही आना है आंसर। अगर 5 है, 5 की पावर 3 है तो आंसर आएगा 125, तो भी प्लस में ही आना है। समझ आई ये लाइन? मैंने एक्सप्लेन करी आपको। लेकिन अगर आधार संख्या ऋणात्मक हो, ऋणात्मक कैसे? -5 है, -5 का स्क्वायर करो तो देखो अभी क्या आएगा 25, पर अगर -5 की हम क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -125। ठीक है। तो अगर लेकिन आधार संख्या ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक, तो हम कह सकते हैं कि घात के सम होने पर ऋणात्मक धनात्मक संख्या धनात्मक होता है। क्या होता है? परिणाम धनात्मक होता है। और अगर घात विषम है तो परिणाम क्या होगा? ऋणात्मक होगा। देखो अगर ये क्या है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि पावर जो है इवन है या फिर ऑड है, पर अगर निगेटिव नंबर है तो उसमें अगर पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में, और अगर पावर ऑड है तो आंसर आएगा माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर निगेटिव में है और पावर उसकी ऑड है तो आंसर ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक है। और अगर कोई नंबर, और बाकी सब कंडीशन में खाली आप एक काम करो, एक ही कंडीशन याद करो, बाकी सारी कंडीशन में सेम होता है। अलग अलग हम कंडीशन याद रखते हैं फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे बेटर तरीका हमारे पास यही है कि हम कोई एक कंडीशन याद रख लें और बाकी तो सेम है ही, सब में प्लस होना है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, 256 यानी 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करोगे? देखो 256 है ना, करो इसको सॉल्व, इसकी फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब दोबारा देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ओके। अब यहाँ देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब यहाँ देखेंगे 2 8 जा 16, फिर यहाँ क्या देखेंगे 2 4 जा 8, फिर यहाँ क्या देखेंगे 2 2 जा 4, फिर यहाँ क्या देखेंगे 2 1 जा 2। ठीक है। कितनी पावर हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना। तो हम कह सकते हैं इसे 2 की पावर 8। ओके। इन्होंने बोला था कि घात के रूप में व्यक्त करो, तो हमने घात के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अब देखो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 में कौन बड़ा है? तो क्या करना पड़ेगा? इनको सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि अगर जिसकी पावर बड़ी है वो संख्या बड़ी होगी। अगर सेम बेस है उनके तो वही संख्या बड़ी होगी जिसकी पावर बड़ी है, पर अगर बेस अलग अलग है तो ये डिपेंड करता है संख्या के ऊपर। हमें प्राप्त है कि 2 की पावर 3 8 है और 3 की पावर 2 9 है। तो कौन सा बड़ा हुआ? 3 की पावर 2 बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा होता है 8 से, तो इसलिए 3 की पावर 2 संख्या 2 की पावर 3 से बड़ी है। तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 2 ग्रेटर देन 2 की पावर 3। ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे सामने है 8 की पावर 2 और यहाँ है 2 की पावर 8। तो आइए चेक करते हैं 8 की पावर 2 तो क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 8 जा कितने होते हैं? 64 होते हैं।
अब यहाँ चेक करो 2 की पावर कितनी है 8 है, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितनी बार 2 लिखना है भाई, हमें लिखना है 8 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। सॉरी, कितनी बार 8 टाइम्स। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा कितने होते हैं भाई 64 होते हैं, 64 2 ज़ा कितने होते हैं 64 2 ज़ा होते हैं 128 और 128 2 ज़ा होते हैं 256। ओके, ये हो गया हमारा 256, ये है हमारा 64। तो बताओ कौन सा बड़ा होता है 64 या 256। तो सिंपल बात है 256 हमारा बड़ा है। 64 का क्वेश्चन क्या था 8 की पावर 2 और 256 का क्वेश्चन क्या था 2 की पावर 8। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, इसमें क्या बोला है a की पावर 3 b की पावर 2। ठीक है, फिर क्या है a की पावर 2 b की पावर 3, b स्क्वायर a क्यूब और a की 3 मतलब b क्यूब और a स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। तो क्या ये सभी बराबर हैं? तो देखो अब ये दे रखा है a की 3 b की 2, तो हम क्या कह सकते हैं a की 3 को a की 3 मल्टीप्लाई b की 2, इनको अलग अलग करके लिख दिया मल्टीप्लाई में। तो a मल्टीप्लाई a और b मल्टीप्लाई b। अब इनको अलग से हम एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही इसमें देखो इसे अलग से एक्सपेंड कर देंगे a की पावर 2 और b की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार a और 3 बार b। अब ये क्या है b स्क्वायर और a की क्यूब, ये है ना, तो b स्क्वायर इंटू a की क्यूब, तो b इंटू बी हो जाएगा और a इंटू a हो जाएगा। अब क्या है b की 3 और a स्क्वायर, तो b की 3 क्या होती है, b की 3 का मतलब क्या है, b की 3 का मतलब है b मल्टीप्लाई b, यानी कि 3 बार हमें b की मल्टीप्लाई करनी है। और a की 2 का मतलब क्या है कि हमें 2 बार a की मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान दीजिए कि पद a की 3 b की 2 और a की 2 b की 3 की स्थिति में a और b की घातें भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार a की 3 और b की 2 और a की 2 और b की 3 भिन्न भिन्न हैं। इसके विपरीत a की पावर 2 और b की पावर 2 और b की पावर 2 और a की पावर 2 बराबर हैं, है ना, है बराबर हैं। चूंकि इनमें a और b की घातें एक ही हैं, गुणनखंडों के क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार a की 3 और b की 2 इक्वल टू a की 3 इंटू b की 2 है, और b की 2 और a की 3 भी एक ही बात होती है। इसी प्रकार a की 2 और b की 3 और b की 3 और a की 2 भी बराबर हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए। कितने पार्ट हैं इसके, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट इसके हमें दिए हैं। ठीक है, 4 पार्ट में क्या है 72, 432, 1000 और 16000। तो देखो 72 को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, और फिर यहाँ हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो देखो 2 की पावर तो हो गई हमारी 3, और 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर हो गई 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये हमारी हो गई। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, 432 है ना, 432 के लिए क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 216, 2 मल्टीप्लाई 216, इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 3 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 0 की 0 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर क्या आएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर क्या आएगा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। ओके, तो कितनी पावर हो गई 1 2 3 4, तो 2 की पावर तो हमारी आ गई 4 और 3 की पावर कितनी आ गई, 3 की पावर आ गई 3। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट हुआ। अब देखिए फोर्थ पार्ट तो बहुत इजी है। 10,000 है, तो 10,000 को हम क्या कह रहे हैं, 10,000 को हम कह सकते हैं 10 की पावर 3, और 10 को भी अगर हम ब्रेक करना चाहें तो क्या करेंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हमारा ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 को अगर हम ब्रेक करें तो 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 आया ना, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हमारा हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें बोला है 16,000। 16,000 कैसे हुआ, 16 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो 16 को हम क्या करेंगे, 16 के फैक्टर क्या होते हैं 2, 16 के फैक्टर करो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2,
तो 1 2 3 4 कितने फैक्टर हो गए 16 के? 16 के फैक्टर हो गए 4। अब 1000 के देखो 1000 के फैक्टर अभी हमने करे थे कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 करे थे ना फैक्टर। तो देखो अब यहाँ क्या है, अब कितनी 4 पावर यहाँ है 3 यहाँ है, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा और 5 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। ओके, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब मान में क्या आएगा, a की पावर 5 माइनस a की पावर 3 माइनस a की पावर 4 माइनस 10 की पावर 3 और माइनस 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखो इसके मान ज्ञात करने हैं हम। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई पावर बेस निगेटिव में है, तो अगर जो है वो विषम में है, ऑड है नंबर, तो हमारा आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में। तो देखो अब ये तो पॉजिटिव है, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव में कि निगेटिव है या पॉजिटिव, ऑड है या इवन है, तो आंसर हमेशा 1 ही होगा। अब इसमें देखो बेस निगेटिव है, पावर ऑड है, तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर आ जाएगा -1। बेस निगेटिव है, पावर इवन है, तो आंसर आएगा +1। ठीक है, अब यहाँ देखो बेस निगेटिव है, पावर ऑड है, तो आंसर आएगा माइनस में, -1000। क्या आंसर आया? -1000। अब यहाँ देखो बेस निगेटिव है और पावर इवन है, तो आंसर आएगा प्लस में। और कैसे? 5 × 5 × 5 × 5, तो क्या हो जाएगा? 5 5 से 25, 25 5 से 125 और 125 5 से 625 होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जैसे 5 की पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पे हम 5 को तो कहेंगे आधार, आधार मतलब बेस, ओके, और 3 को हम क्या कहेंगे? घातांक। क्या कहेंगे? घातांक। घातांक मतलब पावर। ओके, इज इट क्लियर? अब हम बोलेंगे कि जो है अगर कोई पावर बेस माइनस में है, बेस किस में है? बेस माइनस में है, और पावर जो है उसकी वो ऑड है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। किस में आएगा आंसर? निगेटिव में आंसर हमेशा हमारा आएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।